हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ। तो आज फिर एक नई कहानी की एक्सप्लेनेशन लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ, जिसे शुरू करने से पहले एक छोटा सा नज्म पेश करना चाहूँ। बस्ता तेरा देख कितना भारी है, उम्र हो गई 10, भला कब तक रहेगी अब कुंवारी। रहने को तो वो मकान देंगे, किताबें कौन सा तुझे जहान देंगे। पढ़ ली जो दुनिया जानेगी फिर, धनिया पुदीना में फर्क न पहचानेगी फिर। अक्षर दो जान गए जो, गुलाम चूल्हे का खुद को न मानेगी फिर। इन झूठ रिवाजों से फुसला देते हैं, जन्म देने वाले को ही बहला देते हैं। डरते हैं निकल न जाए कहीं आगे, तोड़ न दे कहीं बंदिशों के धागे। आज की कहानी का टाइटल है द आंट हु वुडंट डाई। कहानी के लेखक हैं श्री शेंदु मुखोपाध्याय। हमारे लेखक एक जाने माने बंगाली बुक्स के लेखक हैं, जिनकी लिखी किताबों पे 1992 से 2022 तक काफ़ी फिल्म और सीरीज़ बन चुकी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कहानी के कुछ मुख्य किरदारों को जान लेते हैं। यह कहानी एक औरत सोमलता की है, जिसका विवाह चाकोर मित्रा से हुआ है। उसके घर में उसके सास ससुर और उसके जेठ जेठानी है। कि एक भुआ सास है, जिसे वो लोग पीसीमा कहकर बुलाते हैं, और बोशोन सोमलता की बेटी है। सोमलता जब 18 साल की थी, तब उसका विवाह उसके 32 साल के पति चाकोर मित्रा से हुआ। सोमलता एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी और उसके ससुराल वाले ठीक वो लोग से अलग बहुत ही पैसे वाले थे। उनकी समस्या यह थी, सोमलता के ससुराल में कोई भी मर्द काम नहीं करते थे। वो लोग सब आलसी और निखट्टू थे, बस सारे दिन अपने घर पर ही पड़े रहते थे। उन लोगों के पास भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पे बहुत सारी हवेलियां और ज़मीनें थी। वो लोग बस अपने पुश्तों का बनाए हुए संपत्ति और सोना बेचकर अपने घर का खर्चा चलाते थे। सोमलता के शादी के बाद उसे पता चला कि उसके ससुराल वालों की संपत्ति अब खत्म होने वाली है, और उसकी शादी के शो शाम में उनके घर से तो बहुत पैसे खर्च करे ही थे और काफी कर्जा भी लिया था। सोमलता की तरह उसकी सास भी एक गरीब घर से थी, जिससे लगता था सोमलता उसके बेटे की किस्मत बदल सकती है। उसने सोमलता को पहले ही बता दिया था उसका बेटा आलसी और निखट्टू है, और यह अब सोमलता की जिम्मेदारी है कि वो उससे जिद करे और उससे काम पर लगाए और उन सबकी किस्मत बदल डाले। सोमलता के ससुराल में उनके साथ उसकी बुआ सास यानी उसकी पीसीमा भी रहती थी। वो किसी से घुलती मिलती या ज़्यादा बातें नहीं करती थी। वो उनके बड़े से घर में एक दूसरे तल्ले में अकेले रहती थी। असल में जब पीसीमा 8 साल की थी, तभी उनका बाल विवाह हो गया था, और जब 12 साल की उम्र हुई तब वो विधवा हो गई। तब से पीसीमा की जिंदगी में कोई रंग नहीं था, ना पहनने को रंग, ना खाने में रंग, ना कुछ और। वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार अपने घर वालों को भी समझती थी, इसलिए खुद में रहकर अपना वक्त बिताती। उनके पास एक भोरी सोना यानी 1 किलो का गोल्ड था, जिसके पीछे सबकी नज़र थी। एक दोपहर सोमलता अपने कमरे में बैठे बैठे थक चुकी थी। वैसे तो वो ऊपर छत की तरफ कभी नहीं जाती थी, पर उस दिन उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था और उसने छत पर जाने का फैसला किया। छत पे जाने के लिए उसे पीसीमा के कमरे के सामने से गुजरना पड़ता, और पीसीमा उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। फिर भी उन्हें देखते हुए वह ऊपर की तरफ जाने लगी। अचानक उसने देखा पीसीमा कुछ अलग सी लग रही थी। उनकी आंखें अलग से बाहर आ चुकी थी और उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसे एहसास हुआ शायद पीसीमा चल बसी है। वह डर कर सबको बताने ही वाली थी कि अचानक पीसीमा ने उसे अपने पास बुलाया। पहले तो वह उनकी आवाज़ सुन के एकदम घबरा सी गई, फिर किसी तरह से हिम्मत करके उनके पास गई।
पीसी माँ सच में मर चुकी थी, पर उन्होंने सोमलता से उनकी चाबियां लेकर उनके गहनों को निकालकर अपने पास छुपा लेने का आदेश दिया। सोमलता ने उनके आदेश अनुसार करते हुए चाबियां वापस पीसी माँ के साड़ी में लगा दी। जब सोमलता यह गहनों का बक्सा लेकर नीचे जा रही थी उसे छुपाने के लिए, तभी उसकी जेठानी और घर के एक काम वाले ने देख लिया। इस वाक्य के बाद सोमलता बहुत घबरा गई। वो गहनों को अच्छे से छुपाकर चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई और पीसी माँ के बारे में किसी को नहीं बताया। उस शाम सभी को पता चल गया पीसी माँ मर चुकी है। उनके अंतिम संस्कार का काम खत्म करते ही सबका ध्यान उनके गहनों की तरफ गया। ये उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका था फिर से बैठकर खाने का और आराम भरी जिंदगी जीने का। पूरी तरह से खोजबीन करने के बावजूद भी किसी को गहनों का बक्सा नहीं मिला। सोमलता की जेठानी एक बहुत ही झगड़ालू और लालची किस्म की औरत थी। उसने सोमलता को अपने पास बुलाकर धमकी दिया कि वह उसके साथ अपने गहनों को आधा आधा बांट ले, वरना वो सारे घर वालों को बता देगी कि सोमलता ने ही पीसी माँ को गहनों के लिए जहर देकर मार दिया है। पर सोमलता अपनी जेठानी की बात ना मानते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। कि जेठानी ने फिर पुलिस को भी बुलाने का सुझाव घर वालों के सामने रख दिया। सोमलता गरीब घर से जरूर थी, पर लालची नहीं थी और वो ये सब अपनी मर्जी से तो बिल्कुल नहीं कर रही थी। वो बस पीसी माँ का आदेश पालन कर रही थी। उस शाम कुछ अजीब हुआ। जेठानी जी की जबान ने अचानक से काम करना बंद कर दिया था। वो घर वालों के सामने सोमलता को चोर साबित करना चाहती थी। वो सोमलता का नाम ही नहीं ले पा रही थी और वो ये ना तो अपने जबान से ना अपने लिखावट के जरिए किसी भी तरह बोल ही नहीं पा रही थी। पुलिस भी आई, उन्होंने भी छानबीन कर ली, पर वो लोग के हाथ भी कुछ नहीं लगा। उनके घर के काम वाले भी कुछ नहीं बोल पाए। सोमलता जान चुकी थी ये सारी चीजें पीसी माँ उसके लिए कर रही थी, या कहे तो अपने गहनों को बचाने के लिए कर रही थी। समय के साथ सोमलता को एहसास हुआ पीसी माँ की आत्मा सिर्फ और सिर्फ उससे बातें करती है और बाकी घर में वो किसी को भी नहीं दिखती है। उसने बहुत बार सोचा वो अपने पति से तो यह राज बता दे, पर वो कभी भी उसे अपना सच बता नहीं पाती है। इधर सोमलता की जेठानी को यह भी लगने लगा था सोमलता एक चुड़ैल है और काला जादू भी जानती है। वो उससे दूर ही रहने लगी थी। घर पे अब पैसे खत्म होने लगे थे। उन लोगों को खर्चा चलाने में अब मुश्किल हो रही थी। तब सोमलता ने अपने पति को एक दुकान खोलने का सुझाव दिया। वो अपने सारे गहने बेचकर अपने पति को काम करा देना चाहती थी और ऐसा हुआ भी। पहले तो नहीं, पर समझाने पर उसके पति ने एक साड़ी का दुकान खोल लिया। इस फैसले में बस सोमलता की सास ही उसके साथ थी। बाकी सबने उसे बहुत नीचा दिखाते हुए कहा वो इतने बड़े घर के लड़के से इतना छोटा काम कैसे करवा सकती है। कुछ वक्त तक तो उसके पति को कुछ भी मुनाफा नहीं हुआ। फिर सोमलता ने खुद भी उसके पति का हाथ बटाने का फैसला किया और धीरे धीरे परिस्थितियां सुधरने लगी। घर के खर्चे भी आराम से निकलने लगे और मुनाफा भी अच्छा होने लगा। पर पीसी माँ की आत्मा ने अब तक सोमलता का पीछा नहीं छोड़ा था। कभी वह सोमलता से उल्टे पुल्टे खाने बनवा के उसे तंग करती, कभी उसे अपने पति को धोखा देने के लिए उकसाती, बहकाती और कुछ भी इरादे सफल ना होने पर उन्हें मर जाने की बद्दुआ देती और अलग अलग बद्दुआ देती। उधर सोमलता की जेठानी से अब तक भी पीसी माँ के गहनों की बात हजम नहीं हुई थी और उसने एक दिन सोमलता को अपने कमरे में बुलाया। पहले तो अनुरोध करते हुए और अपनी गरीबी की हालत सुनाते हुए गहने मांगे। मानने पर वो सोमलता को जान से मारने को आ गई।
पर सोमलता के पास पीसी माँ का साथ होने की वजह से उसे कुछ नहीं हुआ। सोमलता दिल से बहुत ही नेक थी और अपने पति के तरक्की के बाद उसने अपने जेठ के लिए भी एक टेप रिकॉर्डर का दुकान करवा दिया। अब घर के सारे मर्द काम पे जाते थे, उनका मन भी लगता था और उनके शरीर में आस्कत भी चली गई थी और मुनाफा भी होने लगा था। ऐसे ही पीसी माँ के गहनों की हिफाजत करते हुए और अपनी जिंदगी बिताते एक दिन सोमलता ने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का नाम बोशुन रखा। अजीब सा इत्तेफाक था कि बच्ची का चेहरा पीसी माँ से हूबहू मिलता था। सोमलता को लगने लगा था पीसी माँ ने उनके घर में फिर से उस बच्ची के रूप में जन्म लिया है। बोसुन अपने घर की सबसे लाडली थी, यहाँ तक कि वो सोमलता की जेठानी की भी लाडली थी। सोमलता से भी ज्यादा उसकी जेठानी और जेठ उसे प्यार करते और बिगाड़ने में लगे रहते थे। अपने जवानी के एक पल बोशुन ने एक बार एक लड़के को पसंद किया था, पर उस लड़के का कोई जवाब न आने पर उसने कभी किसी को पसंद नहीं किया। उसे लड़कों से दूरियां ही पसंद थी। उसे प्रकृति की सुंदरता, घूमना फिरना, आज़ादगी, लड़कों की तरह स्कूटर चलाना, ये सब में खुशियाँ मिलती थी। सोमलता ने अब तक अपनी जेठानी को पीसी माँ के गहनों के राज के बारे में और बोसुन से उनके चेहरे मिलने की बात बता दी थी। कभी कभी दोनों देवरानी जेठानी बोशुन को गहने दिखा के उसके पिछली जिंदगी को याद दिलाने की कोशिश करते थे, पर कोई नहीं जानता था वह सच में पीसी माँ है भी या नहीं, क्योंकि उसे कभी कुछ याद नहीं आता था। बोशुन को अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़कों के रिश्ते आने लगे, पर वो सारे रिश्ते को ठुकरा देती थी। एक दिन उसके बचपन के पसंद ने उसे विवाह का प्रस्ताव भेजा, पर चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने उसे भी ठुकरा दिया और ठुकराने का कारण उसने अपने लाइलाज कुष्ठ रोग को बताया, जो उसे था भी नहीं। पर सोचने की बात यह थी, यह वही रोग था जो पीसी माँ हमेशा अपनी बद्दुआओं में सोमलता से कहती थी और पूरे परिवार को इसका शिकार होकर मर जाने को कहती थी। ना जाने फिर बोशुन ने वही रोग का नाम कैसे ले लिया था। फिर अचानक उसने वही लड़के की उसके कमरे के पास आने की आहट सुनी, पर वह इस वक्त क्यों आ रहा था? बोशुन ये सुन झट से उठ पड़ी। वह आहट उसके कमरे पर आकर रुक गई और बस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी मानिए तो मैं इस कहानी को 5 में से 3.5 स्टार्स की रेटिंग दूंगी। वैसे यह कहानी बहुत अच्छी है और बहुत सारे मीनिंग्स छुपे इस कहानी के अंदर, पर इस कहानी से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इसकी एंडिंग मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। कहानी बस अचानक से खत्म हो जाती है, जबकि आप एक क्लोजर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसे कहानी के अच्छे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। यह कहना सही नहीं है, अगर आप गरीब घर से हैं तो आपके अंदर चीज़ों के प्रति लालच होगा। इस कहानी में यह बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है कि सोमलता को किसी चीज़ का लालच नहीं था और इसकी जेठानी जो एक बड़े घर से थी वह बहुत ही लालची थी। यूनिसेफ 2022 की एस्टिमेट की माने तो भारत में 226.3 मिलियन लड़कियों की शादी 18 साल से पहले करवा दी जाती है, जिसमें से 99.8 मिलियन लड़कियां तो 15 साल की भी नहीं होती। इस बाल विवाह के कारण लड़कियों पे जो मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव गुजरता है उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उससे भी बुरा है अगर वह इस बाल विवाह में विधवा हो जाए तो जिंदगी में रंग देखने से पहले ही उसके सारे रंग उड़ जाते हैं और उससे उनकी सारी खुशियां छीन ली जाती है। अगर आपने मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन को सुना है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक स्टोरी की एक्सप्लेनेशन सुनना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।